वी कैन बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स। 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, 12th के बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। हम अभी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बच्चे अपनी सारी चिंता लाके हमसे शेयर कर सकें, अपना सारा स्ट्रेस हमसे शेयर कर सकें। आज हम उन चीजों पे बात करें कि हमें क्या एज पेरेंट्स करना है और क्या हमें नहीं करना है। 12th का एग्जाम है, ये बात सत्य है, नो प्रॉब्लम, पर एग्जाम है, मेरा 12th का एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। बच्चे में ये ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत रहता है। यदि इस पे हम भी जोड़ देते हैं कि एज पेरेंट्स यदि हम पूरे समय नैग करें कि बेटा तुम्हारी 12th के एग्जाम्स है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें अभी पढ़ना होगा, तुम ये यहाँ क्यों बैठे हो, वहां क्यों बैठे हो, तुम्हें पढ़ना होगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। वी विल जस्ट contribute to some more stress in their life. Strategize their day or manage their day, plan their day properly. Please help them, sit with them. बच्चे के साथ बैठिए। हम सब बच्चे रह चुके हैं एक पॉइंट पे, तो हमें लगता था कि एक दिन हमें साइंस करना है, नेक्स्ट डे हम मैथ्स फिनिश कर लेंगे, 3 दिनों में हम पूरा हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिकली नाउ अब हम अपने पीछे मुड़ के देखें तो हमें पता है एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हमारे ये एक्सपीरियंसेस हम अपने बच्चे के साथ बैठकर रख सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प देम मैनेज एंड प्लान देयर डे। एट द सेम टाइम वी कैन हेल्प देम मैनेज एंड प्लान देयर टाइम। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ एक पैरेलल शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम की कमी है। इनकेस आपके बच्चे के साथ भी आपको देख के लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है मगर टाइम नहीं बचता, या आप उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे के डे के पूरे रूटीन में टाइम की कमी है, तो इन दोज केसेस यू कैन ऑल्सो हेल्प देम मैनेज देयर टाइम, एंड दैट कैन बी डन बाय मेकिंग अ गुड सिस्टमैटिक टाइम टेबल। एट द सेम टाइम यू कैन बी ईयर्स टू हिम। बस उसकी बात सुनने के लिए वहां मौजूद रहिए, ताकि यदि कुछ कंफ्यूजन है, यदि आपके और आपके बच्चे के बीच में इतना कम्युनिकेशन ओपन है, तो जरूर वो आपसे अपनी चीजें शेयर करने आएंगे, और इनकेस वो अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे, यू शुड एटलीस्ट बी देयर टू लिसन। मेक एन एनवायरमेंट दैट इज गुड एंड फ्रेंडली फॉर हिम एट हाउस। बहुत टेंशन, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत चिड़चिड़ापन, ये सब ऑलरेडी उस बच्चे को जिसको क्लास 12 की पढ़ाई का और बाकी चीजों का स्ट्रेस है, उसके लिए ये टाइम या इस तरह का घर का एनवायरनमेंट हेल्पफुल नहीं होगा। So it will be better if we can spend good time, a healthy family environment, especially when you have a child who is going to appear for an important exam of his life. अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट, एक स्टडी का एरिया फिक्स कर दीजिए। मतलब आपके बच्चे के पास एक ऐसी बैठने की जगह होगी जो साफ सुथरी हो, जो वेल लेट हो, जहाँ ठीक से हवा आती है क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। उस स्टडी एरिया के आसपास मोस्टली डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस या कोई ऐसी चीजें ना हो, जैसे ऐसा ना हो कि एक रूम में आप जहाँ टीवी देख रहे हैं वहीं आपका बच्चा पढ़ रहा है, या जहाँ पे आप बैठे म्यूजिक सुन रहे हैं वहीं आपका बच्चा पढ़ रहा है। इससे बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे हम अपने बच्चे को कहते हैं बेटा आप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ते हुए मोबाइल छोड़ दो, पढ़ते हुए म्यूजिक मत सुनो, या ऑल द फैमिली मेंबर्स कैन कोऑपरेट। यदि आप वो जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते जहाँ पे टीवी या डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो कम से कम एज फैमिली मेंबर्स हम लोग इन चीजों पे ध्यान दें कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा है जितनी देर, उतनी देर उस कमरे में यदि टीवी है तो वो टीवी ना चले। यदि घर में कुछ लोग हैं जो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो म्यूजिक इतना तेज ना हो कि उस बच्चे के पास तक आए या उसे डिस्ट्रैक्शन हो। यदि आप लोगों में से किसी को कुछ सीरियल्स या बाकी और लोगों से, फ्रेंड से बात करना है, तो कोशिश करें वो बातचीत उस कमरे में ना करें आप जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है। पहली चीज, उसका दिमाग, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज, जब हम अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो बाकी चीजें छोड़ के पर्टिकुलर टाइम बैठकर पढ़ रहा है, उस पढ़ते समय यदि हमारे फोन से उसे डिस्टरबेंस हो रही है, तो हमारी ही तरफ से हम डिस्टरबेंस दे रहे हैं। कोई आपको सुन रहा है या कोई आपको सुनने के लिए है, यही फीलिंग एक जादू सी फीलिंग होती है। हम ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि वी आर अराउंड एटलीस्ट ऑन द डेज व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट पेपर, टफेस्ट सब्जेक्ट्स। कुछ बच्चे, नॉट ऑल स्टूडेंट्स, नॉट ऑल किड्स, पर कुछ बच्चे पर्टिकुलर पेपर्स से घबराते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से घबराते हैं, तो उन्हें वहां उस समय बैठना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में यदि एज पेरेंट्स वन ऑफ द पेरेंट कैन बी अराउंड, थोड़ा घर का एनवायरनमेंट बना रहे, किसी चीज की जरूरत है तो वो बच्चे को मालूम हो कि नहीं मेरे पेरेंट मेरे आसपास है, तो ऐसे में
बच्चे को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है, थोड़ा उसका करेज और बढ़ता है कि ओके माय फादर और माय मदर इज देयर अराउंड, यदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, माय कोच इज अराउंड और माय टीचर्स आर रेडी ऑन कॉल, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, तो दे विल गेट अ लॉट मोर करेज टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। कि क्योंकि हमारे बच्चे का बोर्ड एग्जाम है तो हमारी लाइफ रुक गई। दिस इज ओवर डूइंग ऑफ समथिंग। आप अपने काम करते रहिए, आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चा यहाँ बैठा है, मान लीजिए इस टेबल पे बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो आप उसके बगल में कुर्सी लगा के बैठे रहें 4 घंटे 6 घंटे, जितनी देर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। दैट इज नॉट नेसेसरी, दे हैव ग्रोन एनफ टू स्टडी बाय देयर ओन, यू जस्ट नीड टू बी अराउंड। इसको ओवरडू नहीं करना है, मतलब हर 5-10 मिनट में आके ये नहीं पूछना है कहाँ तक पहुंचे, क्या पढ़ रहे हो, क्या है, बिकॉज दे आर डूइंग इट एनी हाउ। इतना बर्डन, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमें रखने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंडली सिचुएशंस रखें, बच्चे को ये लगे कि ओके ये उनका एग्जाम है, मगर ये उनका ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके बाद जिंदगी रुक जाएगी यदि पेपर खराब गया। कुछ सेंटेंसेस हैं जो कभी कभी पेरेंट्स बोल देते हैं जो शायद ना बोले जाएं तो चलेगा। एक होता है योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, मतलब बेटा अभी पढ़ाई कर लो, ये 12th एग्जाम ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज के समय में शायद 12th का एग्जाम अकेला ये नहीं होता, ये डिसीजन मेकर नहीं होता कि आपका बच्चा 12th के बाद क्या करने वाला है। आपके बच्चे को 12th के बाद और भी बहुत सी चीजें करने के लिए लाइन खुलेगी। तो अपने बच्चे पे ये डर, ये प्रेशर, ये स्ट्रेस मत डालिए कि दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ एंड इफ यू रूइन इट यू आर गोइंग टू रूइन योर लाइफ। यदि आप इसको खराब करते हैं, 12th को यदि आप खराब कर रहे हैं तो आपकी लाइफ खत्म। इस एक बात से प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है 12th के पेपर के लिए कि उसकी तैयारी पर भी इसका इफेक्ट होता है। बच्चे प्रॉपरली लाइट माइंडेड होकर अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते और इन केस बाय एनी चांस यदि उनके एग्जाम्स बिगड़ जाते हैं तो इसका उनके लाइफ में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस है, इफ यू वांट टू डू वेल इन लाइफ यू मस्ट डू वेल इन दीज एग्जाम्स। यदि आप अपने लाइफ में सबसे अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही इकलौता एग्जाम है जो आपको सबसे अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सेकेंड चांस फॉर यू। अभी ये पेपर अच्छा नहीं दिया तो कहीं जाकर कुछ आप काम ही नहीं कर पाओगे। ये भी एक सेंटेंस कभी गुस्से में, कभी चिंता में पेरेंट्स से या आसपास के लोगों से निकल जाता है, इसे भी अवॉइड किया जा सकता है। यदि आप कोई सेंटेंस देना ही चाहते हैं बच्चों को, आप बच्चों से बात करना ही चाहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करें जो बच्चे का करेज बढ़ाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं परफॉर्म योर बेस्ट, आप अपना अच्छा करो, आप अपनी बेस्ट तैयारी करो, फिर एग्जाम में क्या होगा ये देख लेंगे। तो बेस्ट तैयारी करने का भरोसा जब हम अपने बच्चे पे दिखाएंगे तो और हम बाकी और एनवायरनमेंट उसको साथ में पॉजिटिव देंगे तो बच्चा अभी जो पढ़ रहा है क्वाइट चांस कि वो इससे 10% 20% बेटर परफॉर्म करे नाउ व्हेन दे हैव अ विंडो फॉर 60 days एक्स्ट्रा टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स। इट इज जस्ट लाइक एनी चैप्टर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, आती हैं जाती, वैसे ही एक एग्जाम है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। आपका हार्डवर्क, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ये चीजें आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, ना कि आपका एग्जाम का मार्क्स। तो इससे बच्चे को ये चीज क्लियर होनी स्टार्ट होगी कि ओके आई हैव टू डू माई पार्ट ऑफ द वर्क, मुझे अपनी तैयारी करनी है। ये बहुत ऑब्वियस बात होती है कि यदि आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं तो यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक जाएं तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। मगर जो बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है अपनी पढ़ाई के बोझ में, वो समझ नहीं पाता कि मुझे लॉजिकली अभी क्या करना चाहिए, उसे अपने आप ये क्लिक नहीं करता कि मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे में यदि पेरेंट्स एग्जाम से बहुत समय पहले, जो कि अभी आपके पास एक अच्छा विंडो है, व्हेन यू हैव 60 days, थोड़ा बातचीत करते हुए, थोड़ा जब बच्चों के साथ आप अकेले बैठते हैं तो एक कोई टॉपिक भी तो होना आपके पास बात करने का। यदि आप हर दिन पूछेंगे बेटा तुम्हारी तैयारी कैसी हुई, तुम एग्जाम में क्या कर रहे हो, तुमने ये चैप्टर कितना पढ़ लिया, तो बच्चे भागेंगे। उन्हें क्यों अच्छा लगेगा पेरेंट्स के साथ बैठना, क्योंकि हर जगह बस पढ़ाई पढ़ाई की बातें।
तो आप अपना एग्जाम्पल देकर या किसी और तरह का एग्जाम्पल देकर ये बता सकते हैं कि इन केस आपको कोई क्वेश्चन में आप अटक गए, उसको वहां छोड़ दीजिए, जंप टू अनदर वन। यदि आप कोई आंसर आप प्रॉपरली लिखना आता है, मगर आपको यदि आंसर्स आते हैं मगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन से नहीं लिख पाते, तो भी इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू फिनिश योर थिंग सिस्टमैटिकली। कई बार ये एक नोशन होता है कि हम ज्यादा सप्लीमेंट्रीज लेंगे तो हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। यदि आपके लॉजिकल पॉइंट्स है, यदि आपने कॉन्सेप्ट सब लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, आपके पॉइंट्स नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड नहीं करते। तो ये सारी चीजें आप अपने एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कन्वे कर सकते हैं, तो उनका टाइम और एनर्जी उस एग्जाम में बचेगा। अगली चीज जो आप ध्यान रख सकते हैं, बच्चों को बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को पहले सॉल्व करना है। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ऑब्वियस भी है, मगर बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते। मान लीजिए बच्चा स्लो है राइटिंग में, जिसके अभी बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस साल इस सेशन का तो सब कुछ मोस्टली ऑनलाइन होता है, तो जो बच्चों को लिखने का काम की प्रैक्टिस थोड़ी अदर सेशन से कम है। तो यदि आपके अनुसार या यदि बच्चे को लगता है कि वो राइटिंग उसकी छूट जाती है या स्लो राइटिंग होने के कारण हमेशा एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट जाता है, ऐसे में एक ट्रिक है जो आप बच्चों को बता सकते हैं। यदि आपका बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे सब आता है, मगर बस इसलिए क्वेश्चन छूट रहा है आधा क्योंकि राइटिंग में थोड़ा स्लो है, तो आप अपने बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं कि बेटा आप सी सेक्शन से स्टार्ट करिए, मतलब पीछे के ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट कीजिए। दिस कैन नॉट बी एडवाइज टू एवरीवन, क्योंकि लाइटर क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन में जाने में बच्चों का वार्म अप होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं। मगर यदि आप जानते हैं या आपका बच्चा जानता है कि दे आर स्लो इन राइटिंग, तो सी सेक्शन के क्वेश्चंस, जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट के, जो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के होते हैं, उनको यदि आपका बच्चा पहले देख रहा है, तो उस केस में आखिरी में यदि उसके पास स्पीड की कमी के कारण टाइम छूटता भी है, 10 मिनट 5 मिनट छूटता भी है, तो यदि वो अपने पेपर्स उल्टे सॉल्व कर रहा है, तो उसके कौन से क्वेश्चंस छूटेंगे? शुरू के वो क्वेश्चंस जो 1 मार्क के या 2 मार्क के होते हैं। तो कंपेरेटिवली ही विल नॉट लूज मेनी मार्क्स बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ स्पीड। एक अगली चीज जो आप बच्चों को बता सकते हैं, यदि वो अलग अलग सेक्शंस में राइटिंग कर रहे हैं, जैसा कि अदरवाइज हम सब भी जानते हैं, यदि बच्चे की राइटिंग स्पीड अच्छी है, बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप ये उन्हें कह सकते हैं कि ओके, इफ इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, इसको इतनी देर में करिए। यदि ये 5 मार्क्स का आंसर है, तो आप अपनी घड़ी देख के रखिए, इस 5 मार्क के आंसर को आपको इतनी देर में फिनिश करना है। इफ इट इज 6 मार्क्स आंसर विथ अ डायग्राम, तो आपका डायग्राम को इतनी देर में बनना चाहिए, आपकी थ्योरी को इतने टाइम में होना चाहिए। तो इन सब चीजों को का गाइडेंस यदि आप पहले से देंगे, इन्फॉर्मेशन आप बच्चे को पहले से देंगे, तो बच्चे के लिए यह आसान होता है कि वो एक ड्यूरिंग द रिविजन्स, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्जाम, वो इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक इट वर्क इन देयर फाइनल डे। अगली बात, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस इफ दे आर पॉसिबल। यदि पॉसिबल है तो अपने बच्चे के आसपास से डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। तो डिस्ट्रैक्शन हम किसे कह सकते हैं? हर किसी को थोड़ा रिक्रिएशन की जरूरत है। हर बच्चे को थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक लगता है, हमें भी हर काम के बाद ब्रेक लगता है। तो जब आपका बच्चा पढ़ाई के बीच के इंटरवल्स में ब्रेक ले या पढ़ाई करने के बाद का ब्रेक ले, तो ट्राई कि वो ब्रेक ऐसा ना हो जहाँ पे ज़्यादा उनको म्यूजिक, गाना, मूवी में टाइम लगाना पड़े, या जब वो अपने कमरे से पढ़ के बाहर निकले तो उसे दिख रहा है कि बाकी फैमिली मेंबर्स बैठकर मूवी देख रहे हैं, तो उसने 15 मिनट मूवी थोड़ी सी देख ली आप लोगों के साथ, फिर उसे कहा गया कि नहीं आपका पढ़ने का टाइम हो गया, यू शुड गो बैक टू स्टडीज। तो बच्चा चला तो जाएगा पढ़ने, क्योंकि 12th का पेपर है, इसकी सीरियसनेस उसे भी मालूम है, मगर वहां अंदर जाके थोड़ा टाइम वापस लगेगा टू सेटल डाउन कि मुझे वो मूवी नहीं देखनी है, वो मेरे दिमाग से हटना है और मुझे अब पढ़ाई करनी है। सो वी कैन रिमूव दीज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक और आदत होती है कुछ बच्चों में, वो म्यूजिक सुनते हुए, गाने सुनते हुए पढ़ते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। यदि आपको याद हो रहा है, यदि उस बच्चे को याद हो रहा है, उसके बच्चे के लिए यदि ये
हैबिट हेल्पफुल है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर इन चीज़ों को यदि आज आपका बच्चा म्यूजिक के को सुनते हुए याद कर पा रहा है तो क्या ये देखिए क्या वो म्यूजिक के बिना लिख पाता है या नहीं, कैन ही और शी रिकॉल विदाउट द म्यूजिक। यदि आपको समझ में आता है कि नहीं म्यूजिक बंद रहने से तो इसका दिमाग नहीं चलता, तो अभी ये बेस्ट टाइम है कि फिर म्यूजिक अभी से बंद रखना स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में म्यूजिक नहीं चलेगा पीछे। तो अभी ये कुछ 60 दिन जो हमारे बच्चे के पास हैं, यदि आपके बच्चे को म्यूजिक सुनते ही सॉल्व करने की आदत है तो उसे अब ये वापस आदत थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हॉल में ऑब्वियसली देयर विल बी नो म्यूजिक, नो सॉन्ग्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि सॉन्ग सुनकर ही बच्चे को पढ़ने की आदत पड़ चुकी है तो वो सॉन्ग ईयरफोन में ना चले। पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या कुछ और पीछे बैकग्राउंड में किसी इंस्ट्रूमेंट ऐसे स्पीकर या किसी में लगा दीजिए, ताकि धीरे से वो वो उससे डिटैच हो जाए इस सिस्टम से कि कान में म्यूजिक चल रहा है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जब म्यूजिक बंद होगा तो हमारा दिमाग नहीं चलता या हमें पढ़ते नहीं बनता। तो धीरे से फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ दिन चला के इट विल बी इजी टू टेक इट आउट ऑफ देयर स्टडी आवर्स। बच्चा जब पढ़ के आता है, जब पढ़ाई करके आपके पास आता है, कुछ कहना चाहता है तो सुन लीजिए। यदि वो अपने एग्जाम की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात आपसे तुरंत नहीं करना चाहता तो उसको उसी समय पीछे मत पड़िए कि आपने किसी पड़ोस वाले बच्चे ने यदि इतना पढ़ लिया तो बेटा आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची। सो बेसिकली इट इज यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग योर चाइल्ड स्टडी टू एनीवन एल्सेस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लिए एज पेरेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और मेरा मोटिव ये सॉल्व होगा इस बात से कि बच्चों को हम कम से कम स्ट्रेस देंगे, और इन केस आपका बच्चा किसी कारण से मेंटली स्ट्रेस्ड है तो ये आप पता कैसे लगाएं। सो देयर आर सम साइंस दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ी टेंशन हर बच्चे को होती है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट कि 12th का एग्जाम है, पढ़ाई करनी है, उतना स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाते हैं बच्चे। तो नॉर्मली क्या चीजें हैं जो आपको पता है कि बच्चे की नॉर्मल हैबिट है, वर्सेस कब वो अलार्मिंग है कि आप समझ सकते हैं कि बच्चा आपका स्ट्रेस में है। सो देयर कैन बी सम थिंग्स दैट यू कैन नोटिस। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने 12th के या बच्चे पे देखें या आमतौर पे किसी भी बच्चे में देखें तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा किसी स्ट्रेस में है। इट कैन बी पढ़ाई से रिलेटेड, यदि हम बात करें तो कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई करते हुए या आपको अदरवाइज आके बोलता है मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, लगता है मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लगता है मुझसे बनेगा नहीं, मुझे तो सॉल्व करते ही नहीं आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है या इसको कैसे पढूं। तो दीज आर सम सिग्नल्स कि आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा प्रेशर में है। मतलब इतने प्रेशर में होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट वन काइंड ऑफ एग्जाम दैट दे हैव टू पास टू फिनिश देयर जर्नी ऑफ द स्कूल। तो यदि इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इनमें से कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपका बच्चा रिपीटेड बोलता है, that means you need to sit with him, spend some time, help them resolve their issues. इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपके बच्चे के लिए पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट जनरल हैबिट में आप समझ पाएंगे जब आप अपने बच्चे को आसपास देखेंगे। यदि उसकी एपेटाइट कम हो गई है, यदि उसका सोना, उसकी नींद इरेगुलर हो गई है, यदि वो ज्यादा चिड़चिड़ाता है या चिल्लाता है, एंगर इश्यूज हो गए हैं, गुस्सा बहुत होते हैं बच्चे, या फिर पेशेंस कम हो गया है, कोई भी चीज सुनने तैयार नहीं है, धीरज नहीं है, थोड़ा भी चिड़चिड़ाहट ज्यादा है, हर चीज यहाँ से उठे वहां बैठ गए, कुछ भी और चीजों पे ध्यान नहीं, तो ये सारे वो सिग्नल्स हैं जिससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपका बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस में है। दिस इज ट्रू फॉर 12th स्टूडेंट्स एज वेल एज ट्रू फॉर अदर किड्स ऑफ एनी एज। सो आई विल जस्ट रिपीट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरेगुलरिटी इन स्लीप, इरिटेटेड मूड्स हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, या पेशेंस खत्म हो गया हो। एट द सेम टाइम यदि ये बच्चे ये भी कहते हैं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझसे सॉल्व नहीं होता, मुझे नहीं बनता है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो ये वो सारे सिग्नल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है। वॉट यू हैव टू डू आफ्टर दैट?
आपको करना यह है कि आपको उसकी लाइफ में थोड़ा सा और बेटर सपोर्ट करना है। आपको देखना है कि ऐसे में जब आपको लग रहा है आपके बच्चे के पास ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप उसके पूरे डे के रूटीन को देखिए, समझिए और कोशिश करिए आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी एक लड़की की बात करें, शी इज़ अ डांसर, ओके, जस्ट लेट्स गिव दैट पर्सन अ नेम, पलक। इफ पलक इज अ डांसर, तो अभी 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन के कारण उसने अपना डांस छोड़ दिया है। डांस में आप अदरवाइज यदि थोड़ा टाइम देती भी थी तो वो छूट गया। फ्रेंड सर्कल्स तो ऑब्वियसली अभी कोरोना और बाकी और कारणों से और एग्जाम्स के थोड़े पहले का टाइम होने के कारण आउटिंग भी बंद है। इन सारे केसेस में फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल ये मुश्किल हुआ कि वो अब अपना ध्यान जो पढ़ने बैठी है उसको भी प्रॉपरली नहीं लगा पा रही। इन दैट केस आपको जब पता चल गया कि इस बच्चे के साथ ऐसा है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप उसके पढ़ाई को मैनेज करिए, उसके टाइम को मैनेज करिए प्रॉपर। वो एक यदि पर्टिकुलर टाइम में बैठ के पढ़ रही है, शी विल बी नीडिंग अ ब्रेक आफ्टर एवरी 2 and 3 hours, तो उसको हर 2-3 घंटे के बाद वो एक ब्रेक मिले, इसके लिए उसके टाइम टेबल को सेट होना जरूरी है। प्रॉपर स्टडी की मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई की जाए, ये एक पार्ट भी जरूरी है। तो यदि बच्चे को ये चीजें नहीं आती, अपने आप से टाइम टेबल सेट उसने जो किया है वो सही नहीं काम कर रहा, या उसने अपनी स्टडी के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, या वो अपना प्रॉपर सब कुछ उसको लग रहा है कि सब सही है मगर आप समझ रहे हैं कि वो एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो ये सारे केसेस में फिर आप उन बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। आप साथ में रहिए, आप साथ में चीज़ों को हैंडल करने में मदद करिए, और अपना ऐसा आपका रोल होना चाहिए कि आप एक ऐसा सपोर्ट रहें जिसके पास बच्चा कभी भी आ सके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वेर एम्ड फॉर टुडे। आज के लाइफ के सेशन का ये सारा एम था कि हम इस बात पे बैठें कि एज पेरेंट्स हमारे क्या रोल हैं, हमारे क्या डूज है, हमें वो क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए यदि हमारा बच्चा 12th में है, बोर्ड दे रहा है, स्ट्रेस कैसे कम रखें हम, और वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमारे तरफ से बच्चे को स्ट्रेस होता है, या हम बच्चे के स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड प्लान फॉर टुडे। फॉर टुमारो I will request all of you to ask your child to stay with you for the life, for this particular life. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल का टॉपिक इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि वो होगा स्टडी मैनेजमेंट या स्टडी के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखी जाए। तो यदि आप अपना और अपने बच्चे का ये टाइम निकाल सकें, टुमारो 4 o'clock 4 PM बोथ इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, देन प्लीज ज्वाइन मी। और यदि आप किसी कारण से बिजी हैं या आपका बच्चा किसी कारण से कल और आज बिजी है, तो यू कैन जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और आप उसको बाद में देख सकते हैं। यदि आपका बच्चा आपके साथ कल टाइम नहीं निकाल सकता 4 बजे, तो भी आप उस केस में वो कल वाला वीडियो भी शेयर कर लीजिए या सेव करिए और फिर अपने बच्चे को बैठा कर दिखाइए। आई कैन से दिस एटलीस्ट कि कल के पॉइंट्स, कल की स्ट्रैटेजीज आपके बच्चे को आगे आने वाले 60 डेज की पढ़ाई में मदद करेंगे। आगे के लिए वो अपना टाइम स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे और उसको किस तरह से मैनेज करें, अपनी पढ़ाई को किस तरह मैनेज करें, ये भी डिसाइड करने में उनको हेल्प होगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो। Tomorrow's topic is how to manage and how to strategize your studies when you have 60 days at hand. So goodbye for now and see you tomorrow.